आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास में सिविक्स का जो दूसरा टॉपिक है संघवाद, उस संघवाद के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस संघवाद पर चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि संघवाद होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि संघवाद एक शासन का स्वरूप है। जिस प्रकार से कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, उसी प्रकार से एक शासन व्यवस्था संघवाद की भी होती है। इस व्यवस्था में शासन की सभी शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में वर्गीकृत कर दिया जाता है। संक्षेप में कहें तो संघवाद शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन से संबंधित समस्त शक्तियों को केंद्र एवं राज्यों के मध्य वर्गीकृत कर दिया जाता है। ये दोनों शक्तियाँ अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार ऐसे विषयों पर या केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जो कि पूरे देश में समान रूप से लागू करना होता है, जबकि राज्य सरकारें ऐसे विषयों पर काम करती है जो कि उनके क्षेत्रीयता यानी उनके राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। दोनों व्यवस्थाएं अपने अलग अलग तरीके से शासन करती हैं, स्वतंत्र होकर। अनावश्यक रूप से ये शासन के जो विभिन्न स्तर होते हैं एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जानना चाहिए कि संघीय शासन व्यवस्था जो है वह एकात्मक शासन व्यवस्था का विपरीत है, यानी कि उससे बिल्कुल अलग है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, हम लोग इस पर चर्चा कर ले। एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन का केवल एक स्तर होता है, अर्थात इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार के अलग अलग अंग नहीं होते हैं। शासन की सभी शक्तियां एक ही स्तर पर होते हैं और अन्य सभी इकाइयां उसके अधीन होकर के उसके आदेशों का पालन करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार अपने अधीन राज्य की शासन व्यवस्था को किसी प्रकार का आदेश दे सकती है और आदेश को नहीं मानना एक प्रकार से संविधान का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं कर सकती। तो ये केंद्र कहा जाए तो संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर की स्थिति है। मूल रूप से चूंकि हमको संघवाद पर चर्चा करना है, इसीलिए संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांतों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो संघीय शासन व्यवस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वह यह होती है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासन के कम से कम 2 या फिर इससे अधिक स्तर होते हैं। यानी कि हम लोग कह लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार, शहरी शासन व्यवस्था, ग्रामीण शासन व्यवस्था, ये सारे जो हैं संघीय व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। हम लोगों को बस इतना जानना है कि कम से कम 2 स्तर होंगे तभी वह व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था होती है। अब दूसरी बात जो ध्यान में रखना है, संघीय शासन व्यवस्था में शासन के स्तर अलग अलग होते हैं परंतु वह नागरिक समूह एक ही होता है। एग्जाम्पल के लिए हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं और साथ साथ बिहार के भी निवासी हैं। इस स्थिति में बिहार की सरकार भी हमारे ऊपर ही शासन करेगी और भारत की सरकार भी हमारे ऊपर ही शासन करेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था में देखी जाती है, जिसमें केंद्रीय स्तर के शासन और राज्य स्तर के शासन एक ही नागरिक समूहों के ऊपर शासन करने का कार्य करते हैं। तो नागरिक समूह एक होते हैं, लेकिन नागरिक समूहों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार उनका अलग अलग होता है। तीसरी बात, जब शासन का वर्गीकरण किया गया है तो स्पष्ट रूप से जो है केंद्र सरकार के लिए, राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार की शक्तियां निर्धारित की जाती है। एक संविधान का निर्माण किया जाता है और संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये जो संविधान बनाया जाता है उस संविधान में केवल केंद्र सरकार अथवा केवल राज्य सरकार
संशोधन नहीं कर सकती। अर्थात संविधान में जब भी संशोधन करना हो तो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके अथवा दोनों की सहमति से ही किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट बात, अगर संघीय शासन व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, इस विवाद को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का होना अनिवार्य है। ये सर्वोच्च न्यायालय ही है जो संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में उत्पन्न होने वाले विवादों को दूर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो बात है, चूंकि सरकारें अलग अलग होती है और सरकार को काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, यानी कि दोनों के लिए, केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं और सामान्यतः दोनों एक दूसरे के फाइनेंशियल रिसोर्स में, यानी कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है, धन प्राप्त करने के साधन हैं, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य होते हैं, इसी को दोहरा उद्देश्य भी कहा जाता है। तो दोहरा उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य तो ये होता है कि देश की एकता को बनाए रखना। संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र में जो शासन होता है वह पूरे देश में एक समान, एक जैसा शासन व्यवस्था लागू करने का काम करता है। और वहीं शासन का दूसरा स्तर जो कि राज्य स्तर का होता है वह अपने राज्य की ज़रूरत के अनुसार नियम बनाने का काम करता है। यानी कि ये एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें दो उद्देश्य होता है, एक देश की एकता को बनाए रखना और साथ ही साथ जो दूसरा उद्देश्य होता है वह किसी राज्य में पाए जाने वाली क्षेत्रीय विशेषताओं को बनाए रखना। तो एक साथ देश की एकता और उसके साथ क्षेत्रीयता को बनाए रखने का कार्य ये संघीय व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो ये दो बातें ध्यान में रखना है, संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। इस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा किए। प्रश्न जो आपका बनेगा फुल मार्क्स 5 मार्क्स का बनेगा, संघवाद को परिभाषित कीजिए एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखें। शेष अगले टॉपिक में।